नमस्कार, माई पाली में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित तंवर। जी हाँ दोस्तों, माई पाली का नाम आप कई सालों से सुनते आ रहे हैं। माई पाली एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको देश विदेश और राज्य शहर गांव की न्यूज़ आपको जल्द से जल्द पहुंचाई जाती है। माई पाली आ चुका है एक बार फिर से आप सभी के सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक और सारे लाइव स्ट्रीमिंग पे। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे बीच में इसी पे बात करने के लिए है चिल सेशन विद नीलेश में हमारे एक्सपर्ट नीलेश जी। नीलेश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद अमीर भाई, थैंक यू सो मच। नीलेश और जी, ये बताइए कि माई पाली इतने सालों से आप इसके फाउंडर हैं, आपने माई पाली की शुरुआत की, मगर बीच में ये सोशल मीडिया से गायब हो गया, तो एक बार फिर से अब लाने का ये कहाँ से कारण आया और यहाँ से आप कैसे वापस लेने की शुरुआत की है और आप किस मुद्दों पे आप बात करेंगे, ये बताइए सर। देखिए, एक्चुअली ऐसा था कि जब माई पाली का हमने लॉन्च किया था, ये बात है करीब 2013 या 14 के बीच की बात है ये। जब हमने माई पाली लॉन्च किया था तो शुरुआत में हमारा प्लान जो था वो बेसिक एक वेबसाइट पोर्टल बनाने का था, लेकिन उसके बाद में कुछ चीज़ें ऐसी हुई और हमने उसको एकदम न्यूज़ पोर्टल में कन्वर्ट कर दिया। और कुछ साल हमने काफ़ी जो है लोकल वेब जर्नलिज्म, जो पाली में मेरे हिसाब से शायद पहली बार हमने वेब जर्नलिज्म, जो डिजिटल जर्नलिज्म है, वो हमने किया था। लेकिन उसके बाद में एक वक्त ऐसा आया था कि मैं अपने कुछ ऐसे कामों में गया, मेरा कुछ इंटरेस्ट कुछ दूसरी चीज़ों में चला गया था। लेकिन लगातार मैं महसूस करता था कि पाली के अंदर एक जर्नलिज्म का, जो वेब जर्नलिज्म का वैक्यूम है, वो लगातार बना है। तो व्हाट्सएप के ऊपर में जो मेरा ग्रुप है नीलेश अपडेट्स, उसके रास्ते में हमेशा अभी भी उसके ऊपर मैं एक्टिव हूँ। लेकिन अब आप जैसे जो हमारे फ्रेंड्स हैं और कई लोगों ने जो है, हमारे बाहर भी हैं दिल्ली में, उनकी प्रेरणा से उनको देखकर मुझे लगा कि एक बार फिर से जो है डिजिटल जर्नलिज्म का, स्पेशली जो यूट्यूब के ऊपर जो वीडियो बेस्ड जर्नलिज्म है, उसे हमें करना चाहिए। तो इसको लेकर काफ़ी सारे दोस्तों की इस पर रायशुमारी थी, कुछ बड़ों की रायशुमारी भी थी। तो हमने ये निर्णय जो है लिया है और हम शुरू कर रहे हैं हमारा माई पाली का नया शो चिल सेशंस विद नीलेश। अमित, चिल सेशंस विद नीलेश, ये जो हमें शो का नाम रखा है, इसमें हमारी चर्चा करेंगे हम स्थानीय जो मुद्दे हैं, लोकल इश्यूज़ जो हैं, गवर्नेंस है, हमारे समाज में चल रही कुछ ऐसी गतिविधियां हैं, उसके अलावा जो हमारी इकोनॉमिक्स है, चाहे वो हमारे शहर की हो, स्टेट की हो या पूरे देश की हो। इसके अलावा कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हैं, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो पब्लिक पॉलिसी से जुड़े हैं। उन सारी चीज़ों के अलावा ऐसे कई सारे मुद्दे हैं, कई सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। और इसके अलावा हम लोगों से भी जो हैं, उनसे भी हम सीधा जुड़ेंगे। लोग हमारे मंच पे आ सकेंगे ऑनलाइन और वो भी अपनी बात रख सकेंगे, और इससे हम जान सकेंगे कि लोगों के दिल में क्या चल रहा है अलग अलग इश्यूज़ के ऊपर, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो गवर्नेंस हो या कोई दूसरा मुद्दा हो। तो उम्मीद है कि ये हमारी जो नई पहल है वो लोगों को काफ़ी रास आएगी। जी नीलेश जी, रास आएगी। एक तो मैं बात बता दूं आप सभी को कि नीलेश जी जो हैं वो हमारे शहर में ही नहीं, राज्य में नहीं, नेशनल मीडिया तक में एक्सपर्ट के रूप में कई बार आपकी चर्चाएं और कई बार आपके वक्तव्य वहाँ न्यूज़ पोर्टल पे तो छपते हैं और इंटरव्यू देने के लिए भी आप कई बार जाते हैं, अपनी एक्सपर्ट राय जानते हैं। तो वही एक्सपर्ट राय हमें माई पाली के द्वारा आप सभी को जानने को मिलेगी, जिसमें आपकी जो गहन शोध आप करते हो अलग अलग फील्ड के अंदर, वो शोध का फ़ायदा हमारे पाली शहर और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको मिलेगा। देखिए, हम कोशिश करेंगे कि जितना हम समझ पाए हैं अलग अलग मुद्दों को, अलग अलग फील्ड के, उतनी ही समझ अगर हम लोगों तक पहुंचा सकें, और लोगों का जो बेसिक आईक्यू है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, वो अगर उसको रेज कर पाएंगे तो ये हमारे समाज के लिए, हमारे शहर के लिए, हम सब के लिए अच्छा होगा। जी देखिए, आप सभी मुझे पता है बहुत एक्साइटेड हो चुके हैं कि अगला सवाल क्या होगा और नीलेश जी उस पर क्या राय देंगे और वो हमारी लाइफ पे कितना इफेक्ट पड़ेगा। कहा था कि हमारे बीच में नीलेश जी हैं और हमारा पहला सवाल हम दागते हैं नीलेश जी के ऊपर। नीलेश जी, ये बताइए, पाली शहर से हम शुरुआत करना चाहेंगे। अभी रिसेंट में पाली शहर की क्या समस्या है जिससे जनमानस जूझ रहा है, मैं ये जानना चाहेंगे हम आपसे कि ऐसी समस्या कौन कौन सी हैं जो आप बताना चाहेंगे, जिस पर दृष्टि डालना चाहेंगे सर। पहले तो मैं आपको कहूँगा, जैसे अभी आपने कहा एक सवाल दागते हैं, ये सवाल दाग, ये आपने वर्ड ही बोलकर एकदम पूरा भोकाल टाइट कर दिया। ओके। वैसे अमित, हमारे शहर की सड़कों के हालत भी बड़े, उनका भी भोकाल टाइट हो रखा है, हालत बड़ी ख़राब है। ये किसी से छुपा नहीं है, या मैं कुछ नया कुछ नहीं बता रहा हूँ उसमें। इस वक्त हमारा जो पाली शहर है, ज़िले की तो मैं बात ही नहीं करूँ क्योंकि ज़िले में तो मेरा ज़्यादा जाना हुआ नहीं है, लेकिन शहर की हालत बहुत ख़राब हैं। अब शहर के सड़कों पर गड्ढे नहीं हैं, शहर की गड्ढों में सड़कें हैं। ये बिल्कुल अब हम कहने की हम स्थिति के अंदर हैं। देखिए, असल में होता क्या है कि हमारा जो शहर है पाली, ये शहर बेसिकली यहाँ की पंचायती के लिए बहुत फेमस है। यहाँ की जो लोकल पॉलिटिक्स है उसके लिए बहुत फेमस है, चाहे वो जोधपुर हो, जयपुर हो या इवन दिल्ली हो, ये पाली की पंचायती सब जगह पर फेमस है। तो पाली बेसिकली अपनी उसी एक समस्या से जूझ रहा है, जिसमें हर समस्या के ऊपर आमतौर पर समाधान सोचा जाता है,
लेकिन हमारे शहर के अंदर जब समस्या होती है तो समस्या का समाधान सोचने से पहले उसके ऊपर राजनीति सोची जाती है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी समस्या हम जो हैं पूरे नगरवासी जो हैं पाली के, वो उसको फेस कर रहे हैं। दूसरा ये है कि हमारे शहर में एक्चुअली दिक्कत क्या है, दिक्कत जैसी देखिए, दिक्कत कहीं नहीं है। हमारे शहर में एक म्यूनिसिपल बॉडी है, लोकल बॉडी है, वो होनी चाहिए, वो है। उसके अंदर एक चेयरमैन होना चाहिए, वो भी है। हमारे शहर के अंदर विधानसभा जो है हमारी पाली विधानसभा, उसका अपना एक विधायक है। पाली के अंदर जो यहाँ के जो सांसद हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लॉ मेकर, वो भी हैं। और सर ये सभी सेम पार्टी से। जी बिल्कुल, यही सबसे इम्पोर्टेंट है कि काफ़ी लंबे टाइम से, मैं कम से कम लगातार 10 साल करीब करीब हो चुके हैं। पिछले 10 सालों में पाली के अंदर बीजेपी के यहाँ की जो एक ही रूलिंग पार्टी के, जिसकी राज्य में सरकार थी, जिसकी केंद्र में सरकार है और जिसकी शहर में सरकार है। ठीक है, इस वक्त राज्य में, इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, राज्य में सरकार किसी और पार्टी की है, लेकिन ऐसा हुआ है कि जब जिस कड़ी को कड़ी मिलाने की बात की जाती है, वो यकीनन इनको मौका मिला है। और ये विडंबना ही कहिए आप इस शहर की कि इतना सब कुछ होने के बावजूद, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक एक दल के, एक विचार के लोगों के होने के बावजूद भी आज शहर के अंदर ये स्थिति है कि हमारे शहर के अंदर सड़क पर चलते वक्त गड्ढे में गिरने से लड़की चोटिल हो जाती है, लड़का चोटिल हो जाता है, और लोग जो हैं वो बिल्कुल पूरा मास्क और डाकू बन के लोगों को निकलना पड़ता है। तो ये विडंबना ही कहेंगे। और इसकी बेसिक वजह यही है कि पाली के अंदर समस्या का समाधान सोचने से पहले पॉलिटिक्स सोची जाती है। तो इस समस्या से क्या ऐसे ही जूझते रहेंगे पालीवासी? देखिए, इसका समाधान क्या है सर? देखिए, विज्ञान का नियम है, जब तक आप किसी चीज़ को नहीं छेड़ोगे तब तक वो चीज़ें अपनी तरीके से चलती रहेंगी। पाली की समस्या ये नहीं है कि यहाँ के ऊपर, यहाँ पर जो है लोग पॉलिटिक्स कर रहे हो और एक दूसरे को, देखिए लोग तो अपना काम कर ही रहे हैं। जब भी 5 साल मौका मिलता है, चाहे वो लोकल बॉडी इलेक्शन में हो, चाहे विधानसभा का इलेक्शन हो या सांसद का, हर इलेक्शन में लोग अपना वोट डालने जाते हैं। ये ठीक है कि 100% वोट नहीं पढ़ते हैं, लेकिन 50% से ज़्यादा वोट तो पढ़ते ही हैं। तो लोग तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी काम करने के बावजूद भी लोगों को अपनी उनकी बेसिक सर्विसेज जो है वो उनको नहीं मिल रही है। तो अब मुझे लगता है कि लोगों को सोचना पड़ेगा, और लोग सोच भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि लोग नहीं सोच रहे हैं, लोग सोच रहे हैं कि भाई हमने हर दल को मौका दिया है, हमने निर्दलियों को भी मौका दिया है। हमारे शहर में कई पार्षद हैं जो निर्दलीय हैं और वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमने हर दल को मौका दिया है। लेकिन दिक्कत ये थी कि लोग वोट देकर, यानी कि उनकी लोकतंत्र में जो उनका अधिकार है, वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करने के बाद में वो घर में बैठ जा रहे हैं, और यहीं से जो है हमारे नेताओं को मस्ती चढ़ गई है। आज की सबक ये है कि सड़कों का, ये कोई भी स्थानीय मुद्दे पर जब हम बात करते हैं तो सीधी उंगली या तो उठती है हमारे चेयरमैन राकेश भाटी जी पर, या उंगली उठती है हमारे विधायक ज्ञानचंद जी पारक पर, या अगर ज़्यादा कोई बड़े पर्सपेक्टिव में देख रहा हो तो वो हमारे सांसद साहब को भी घसीट सकता है। लेकिन हमारे शहर में लोग बेसिकली ये भूल ही गए हैं कि सरकार की तरफ से एक नुमाइंदा भी लगाया गया है, जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। जी। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर में है हमारे नगर परिषद के जो कमिश्नर साहब हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि लोकतंत्र में उनके जो कर्तव्य हैं, उनके जो अधिकार हैं, उनको आज भी पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। लोग वोट डालने जा रहे हैं, लोग वोट डाल कर भी आ रहे हैं, लेकिन जब अपना काम नहीं हो रहा है, जब शहर इतनी बुरी तरीके से भुगत रहा है, तब लोग सोशल मीडिया पर कमेंट्स लिखकर या फ़ोन के ऊपर आपस में बात करके, या जब भी कहीं मिलना होता है, कहीं किसी फिजिकली अगर किसी से मुलाकात होती है, तो वो अपना गुस्सा जाहिर करके वहाँ पर ठंडा हो जाता है। लेकिन अभी तक शहर में अगर ऐसी कोई एकता अभी तक ना, तो फ़िलहाल तो मैंने ना देखी नहीं है, और ना फिलहाल मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ऐसी कोई एकता आएगी। अगर ऐसी एकता बनती है शहर में कि सारे लोग इकट्ठे मिलकर एटलीस्ट सड़क जैसी चीज़ों के ऊपर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर स्तर से जाके उनसे बात करें, उनको प्रेशराइज़ करें, हमारे नेताओं पर भी प्रेशराइज़ करें, चाहे वो बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, निर्दलीय जो भी हो। जब तक जनता की तरफ से एक लोकतांत्रिक रूप से एक शांत, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें लड़ाई झगड़ा करना चाहिए, लेकिन एक लोकतांत्रिक तरीके से जब तक जनता प्रेशर नहीं बनाएगी, तब तक पाली इसी तरीके से जो है झेलता रहेगा। तो आपका ये कहना है कि जनता में जो आक्रोश है वो सही जगह पे निकालें। आप देखिए, सोशल मीडिया पे पोस्ट करने से कुछ नहीं होगा, एक प्रेशर ग्रुप क्रिएट करके हमारी समस्या आगे तक, स्टेट तक पहुंचाए, कलेक्टर सर तक पहुंचाए, या फिर जहां तक पहुंचानी चाहिए वहां तक पहुंचाए। तो प्रेशर ग्रुप की आपको लग रहा है कमी है पालीवासियों में? अमित, एक्चुअली ऐसा है कि अपने यहाँ पर लोगों में आक्रोश तो बहुत है, उस आक्रोश की जो आँच है, जो गर्मी है, वो जोधपुर और जयपुर भी जाती है। जोधपुर में जो संभागीय आयुक्त हैं वो भी जानते हैं कि पाली में लोग नाराज़ हैं। अगर आप कहीं भी बाज़ार में जाके अगर लोगों से बीच अगर आप जाएंगे, ऐसे अगर आप रैंडमली जाएंगे तो आप देख, तो लोग अपना गुस्सा आपको ज़रूर बताएंगे। हो सकता है लोग आपको गाली भी दें। तो ऐसी स्थिति में आप जो है, अगर आप जाएंगे तो उसमें कोई छुपाव नहीं है। बात यह है कि लोकतंत्र में लोगों को करना क्या चाहिए, शायद ये पाली की जनता
देख नहीं पा रही है, देखने की परिस्थिति में नहीं है, या देखना नहीं चाह रही है। ये चीज़ जो है मैं मानता हूँ अभी तक इसका एक ब्लैक स्पॉट है इसका पूरा इसकी तरीके से। बाकी जयपुर को अच्छी तरीके से पता है कि पानी के अंदर पाइपलाइन की समस्या है। पानी को पाइपलाइन की जो डिमांड है वो पिछले कई सालों से हो रही है। विधायक महोदय जो हैं वो जवाई से पाली तक 600 करोड़ रुपए की पाइपलाइन का जो है वो अपना उसको अचीवमेंट के रूप में गिना ही रहे हैं। रेखा राकेश भाटी जी जो हमारे चेयरमैन हैं, हस्बैंड जो हैं भाटी दंपति, वो भी गए अभी जो जयपुर में, उसका जो पूरा सीन हुआ वो सब हम सब ने देखा उसके अंदर। उसके अलावा महावीर सिंह सुकलाई जी हैं जो विधानसभा में कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे, वो भी जो है अपनी वाइफ के साथ और अपने लोगों के साथ जो उन्होंने काफ़ी होमवर्क किया और जयपुर जाके सीएम से भी मिले और कई जगह से उन्होंने प्रयास किए। तो प्रयास तो हुए, और इतने जब लगातार प्रयास हो रहे हैं कि अगर एक हस्बैंड वाइफ जो बेसिकली शहर की सरकार हैं, भाई रेखा और राकेश भाटी जी शहर की सरकार हैं, और उन्होंने बहुत ही अकल्पनीय तरीके का एक कष्ट उठाया और वो पानी की समस्या को लेकर जिस तरीके से जयपुर गए, वो खबर पूरे देश में फैली, देश के कई हलकों में फैली ये खबर, और नेशनल मीडिया ने भी उसको कवरेज दिया। तो ऑब्वियसली आप देखते जाइए कि जब यहाँ से मूव हुआ था तो सरकार की आंख और कान जो हैं, जो खुफिया विभाग है, उसने भी उसको रिपोर्ट किया था। तो ऐसा तो नहीं था कि सरकार को पता नहीं था कि पाली में हो क्या रहा है, सरकार को सब पता है। लेकिन दिक्कत ये है कि दिक्कत कहिए, विडंबना कहिए कि यहाँ की जो राजनीतिक हालात हैं, ऊपर से ये है कि आज की तारीख में जनता का डर है ही नहीं। हमारे नेताओं को जनता का डर नहीं है, चाहे वो हमारे विधायक हो, चाहे वो हमारे सांसद हो, चाहे हमारे पार्षद हों या हमारे कलेक्टर हों। जनता का भय लोकतंत्र में होना चाहिए, जो है ही नहीं। यही तो वजह है तभी तक हम इतनी बुरी तरीके से समस्याओं से घिरे हुए हैं। जी, नीलेश जी ने जैसा बताया कि जो जनता का आक्रोश है, एक प्रेशर ग्रुप क्रिएट होना चाहिए जो अभी तक थोड़ा सा हम लैकिंग है। तो उस पर मुझे लगता है इस वीडियो के बाद में जो जनता है वो अपनी सही जगह पर, जहाँ पर उन्हें आक्रोश बताना चाहिए, वहाँ वो जाकर बताएंगे। तो सर, इसी चर्चा को हम जारी रखते हुए मेरा दूसरा सवाल है, हम पाली से उठकर हम राज्य की तरफ आते हैं। मुझे ये बताइए, राज्य सरकार अभी जो एक लंपी वायरस जो चल रहा है, भयानक लंपी वायरस बोलूँगा, जहाँ से मैं कहीं पर भी जाऊँ मुझे एक मतलब गो के अंदर वो बीमारी दिख रही है। उस समस्या के ऊपर आपको लगता नहीं है कि सरकार इतना ध्यान नहीं दे पा रही जितना कोरोना में क्वारंटाइन किया जा रहा था? लाशें पड़ी हैं, लाशें की लाशें बिक चुकी हैं गायों की, मगर उन पे ध्यान देने वाला, उनको क्वारंटाइन करने वाला, उनको कहीं पर डिस्पोज करने वाला सरकार ने कोई एक एजेंसी बनाई है, कुछ ऐसा एक नियम बनाया है या नहीं बनाया? सर, मैं वो जानना चाहूँगा। देखिए, जिस तरीके से कोरोना आया था, जैसे ही कोरोना की शुरुआत हुई थी, उस वक्त सरकार एक तरीके से डलमा में थी, क्योंकि सरकार को पता नहीं था, हमारे पूरे सिस्टम को पता नहीं था, ब्यूरोक्रेसी को पता नहीं था कि इस चीज़ों से कैसे हमें डील करना है। कोरोना के बाद काफ़ी चीज़ें हुई, तो उसी तरीके से लंपी वायरस का भी आना कुछ इसी तरीके से हुआ। ये लंपी वायरस जो है वो नॉर्थ गुजरात में जो पाकिस्तान से सटा हुआ इलाका है, भुज वगैरह, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, और काफ़ी लंबे टाइम पहले इसके बारे में लिखा जाने लगा था। मेरी कई लोगों से बात हुई थी गुजरात में, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पे लंपी वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है, गायों के अंदर जो गौवंश जो है उसको काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में सरकारों ने अपनी तरफ से वो जितना कर सकते थे, जितना सिस्टम प्रिपेयर था, उन्होंने किया। लेकिन समस्या ये थी कि ये वायरस खुद अपने आप में इतना तेज़ी से फैला, और किस लेवल तक ये जा सकता है और उसके आने वाले रिपरकशंस क्या होंगे, उसको लगता है हमारा सिस्टम जो है वो भांप नहीं पाया। और ये हमारे इंडिया की सबसे बड़ी एक मैं समझता हूँ कि हमारा नेगेटिव माइंडसेट है, और हमारा कि हम आने वाली चीज़ों को पहले ही हम उसको एंटिसिपेशन का जो है, हमारा जो नेचर ही नहीं है एंटिसिपेशन करने का। जब कोविड की शुरुआत हुई थी तब हमारे सिस्टम ने, हमारी ब्यूरोक्रेसी ने ये एंटिसिपेशन नहीं किया था कि एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि इतना ज़्यादा उसका कम्युनिटी स्प्रेड होने के बाद हालत इतने बिगड़ सकते हैं कि देश के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। उसका एंटिसिपेशन नहीं था, इसीलिए सरकार ने काफ़ी ऑक्सीजन बाहर एक्सपोर्ट कर दी थी, और उसके बाद क्या हुआ वो सब ने देखा। ठीक इसी तरीके से गायों के अंदर ये जो लंपी वायरस है, इसको फैलने से रोकने के लिए वैसे सबसे अच्छी बात ये है कि सरकार की मदद के बिना भी, मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं देख समझ पा रहा हूँ, लंपी से असल में सरकार लड़ी नहीं है। लंपी से असल में गौ भक्त लड़ रहे हैं। इतने सारे भामाशाह हैं, मतलब मेरे को तो नाम भी पूरे किसी का याद नहीं है, लेकिन अगर एक सोशल मीडिया का अगर इसमें खोल के अगर उसके अंदर मैं देखना चाहूँ मैं, या अगर हम 10 लोगों से बात करें जो इस चीज़ों, जो गौ पालक हैं, जो गौ भक्त रहे हैं, क्योंकि देखिए गाय हमारी कहीं ना कहीं हमारे आस्था से जुड़ा का विषय है, और गाय हमारी इकोनॉमी से जुड़ा भी विषय है। हम सिर्फ आस्था से जुड़ के क्यों देखें इसको? तो हकीकत में देखा जाए तो भामाशाह, जिस तरीके से कोरोना के वक्त भामाशाह आगे आए थे, कहाँ से निकल कर आए थे, कैसे उन्होंने मदद की थी, इसका कोई हिसाब ही नहीं है। उसी तरीके से गायों को इस लंपी के प्रकोप से बचाने के लिए भी भामाशाह बड़े स्तर पे आगे आए हैं। और अगेन इसी फील होता है, जैसे मैं कई बार अपना जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है नीलेश अपडेट्स, उसमें कई लिखता हूँ कि भारत तो भामाशाहों की धरती है,
तो ये जो भामाशाह हैं, जब बड़ी विकट समस्या आती है तब ये उठ के आगे आते हैं और समस्याओं को हैंडल कर लेते हैं चीज़ों को। तो आज भी अगर हम देखें जाए, अगर उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड हम देखें, रेस में देखें, तो सरकार तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि वो सारा जो पूरी बागडोर है, जो पूरी वॉर है, वो कहीं ना कहीं हमारे जो गांव के जो सरपंच हैं या जो भामाशाह हैं, जो पैसे से कर रहे हैं, कोई पैसे से कर रहा है, कोई अपने शरीर से मदद कर रहा है, कोई अपनी, जैसे जो काफ़ी सारे वेटनरी डॉक्टर्स हैं वो अपने इस तरीके से कर रहे हैं। तो हकीकत में ये चीज़ें तो बिल्कुल देखा जाए तो भामाशाहों के स्तर पे ही चल रही हैं। सर, ये वायरस के बारे में आपने बता दिया और भामाशाहों का बता दिया कि मदद कर रहे हैं, मगर इसके दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं अगर ये भयानक बीमारी ऐसे ही फैलती गई तो? देखिए अमित, आपका ये सवाल बिल्कुल बहुत सही है और बहुत गंभीर सवाल है। मैं कल ही रिपोर्ट्स देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर कि जोधपुर के पास में कोई सड़क थी और कोई व्यक्ति था, वो उसको फेसबुक पे लाइव बना रहा था उसको, तो उसमें बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में गायें जो हैं, वो मरी हुई गायों के शव जो है चारों तरफ पड़े थे। देखिए इससे दो चीज़ें हो रही हैं, गायों के, गौवंश के जो मरने का जो सिलसिला है वो रुक नहीं रहा है, और उसकी वजह से ये हो रहा है कि इवेंचुअली आपका इसको असर जो है वो देखने को मिलेगा। जो हमारा मिल्क प्रोड्यूस है हमारे राज्य का, या मैं तो कह रहा हूँ अगर पूरा मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो देश का भी देख सकते हैं, लेकिन अगर सबसे पहला अगर इफेक्ट नहीं आएगा तो राज्य से आएगा। राज्य का जो मिल्क प्रोड्यूस है वो बुरी तरीके से प्रभावित होता हुआ नज़र आ रहा है। मेरी एक डेयरी में कोई व्यक्ति हैं, ही इज़ एन ऑफिशियल, उनसे मेरी बात हुई थी। वो मुझे बता रहे थे कि हाँ, घी जो है, डेयरी के अंदर जो घी है उसका प्रोडक्शन काफ़ी प्रभावित हुआ है, क्योंकि मिल्क प्रोड्यूस की ही शॉर्टेज होने लगी है। तो ऐसी स्थिति में अगर लंपी, जिसे मैं आउट ऑफ कंट्रोल मान रहा हूँ, अगर ईश्वर ना करे, भगवान ना करे, लेकिन अगर ये और तेज़ी से फैला, एक किसी नेक्स्ट लेवल पे चला गया, तो यकीनन ये हमारी इकोनॉमिक्स को बिल्कुल अफेक्ट करेगा। उसकी वजह ये है क्योंकि देखिए, दूध ऐसी चीज़ है, दूध हो गया, घी हो गया, जो मिल्क से, जो दूध से बने हुए जो उत्पाद हैं, ये रोज़मर्रा के हैं जी, और इसके हर इंसान इससे हर इफेक्ट होगा। चाय पीने से लेकर आपको आइसक्रीम खाने तक हर जगह इसका इस्तेमाल है। तो ऐसी स्थिति में अगर चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे गई, हालांकि हम ऐसी प्रार्थना करते हैं कि ऐसी चीज़ें ना हो, लेकिन अगर चीज़ों को अगर सही वक्त पे नहीं कंट्रोल किया गया, और तो हो सकता है कि आने वाली चीज़ों में जिस तरीके से हमारे पास ऑक्सीजन की कमी हमें देखी गई थी, उसी तरीके से हमारे मिल्क प्रोड्यूस में भी कमी देखने को जाए। और इससे क्या होगा, इससे देखिए, इससे कहीं ना कहीं एक तो सरकार का टैक्स घटेगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर चीज़ों की डिमांड, अगर सप्लाई कम होगी, सेल कम होगी, तो लोगों को टैक्स, तो सरकार को टैक्स में कहीं ना कहीं तो नुकसान होगा। और हाल ही में हमारी जो केंद्र सरकार है, उन्होंने इनके ऊपर टैक्स भी लगाया है, उसको जीएसटी के दायरे में भी लेके आए हैं। और ऐसी दूसरी वजह, इससे रोज़गार बहुत प्रभावित हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि गांव के अंदर जो रूरल इकोनॉमी में दूध बेचकर अपना व्यापार चलाने वाला, अपनी जीवन यापन करने वालों की संख्या बहुत है। अगर गौवंश ही नहीं रहेगा, जो गौधन भी कहते हैं, वो ही नहीं रहेगा, तो दूध कौन देगा? दूध नहीं होगा तो बेचेंगे क्या, तो लोग खाएंगे क्या? तो इसी की जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग, बिल्कुल वो भी हो सकता है, सब चीज़ें। उसमें मुझे उम्मीद है कि सरकारें और हमारा जो सिस्टम है उसके ऊपर कहीं ना कहीं वो भी चीज़ें सोच रहे होंगे। नीलेश जी, ये सोचिए, ये क्या विडंबना आई है कि जिस भारत देश को कहते थे गायों का देश है, और जहाँ के लोगों को गोपालक कहते थे, और जहाँ पर दूध और घी की नदियाँ बहती हैं, आज वहाँ पर इस सिचुएशन में हम आ पहुँचेंगे जहाँ पर दूध और घी नाम सुनने के लिए भी तरस जाएंगे लोग। तो ऐसा, इसके लिए हमें सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? आपका एक एक्सपर्ट व्यू है जानना। देखिए, मैं इस पूरी समस्या के लिए सरकार को दोष देना ठीक नहीं समझता। जब कोरोना आया था, कोरोना की जो फर्स्ट वेव आई थी, उसमें सरकार ने आनन फानन में कुछ ऐसे स्टेप्स लिए थे, वो हमारे भले के लिए लिए थे। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था, तो वो क्या सोच के किया था? क्योंकि उस वक्त उनको जो बेस्ट लगा, उनके जो सलाहकार है, जो उनके एडवाइजर्स हैं, उन्होंने उनको जो एडवाइस किया, उसके अकॉर्डिंग वो सब कुछ ठीक था। लेकिन जैसे जैसे हालात की और डिटेल्स हमें समझने पता लगा कि चीज़ें कैसे फैल सकती हैं, कहाँ ख़राब होती है, उसके अकॉर्डिंग स्टेप्स लिए गए थे। लंपी के मामले में मुझे यही लगता है कि सरकार ने एक बार वेट एंड वॉच करने की प्रयास किए, ताकि उस चीज़ों को बेटर तरीके से समझ सकें। ठीक है कि हमारा जो है गाय को लेकर, जो गाय हमारी इकोनॉमिक से बहुत बड़ी जुड़ी है, लेकिन ये वायरस का जो प्रकोप है, ये किसी के वर्चुअली किसी कंट्रोल, मतलब प्रैक्टिकल आप कुछ कंट्रोल तो कर ही नहीं सकते ऐसे। ठीक है, उसकी जो दवाई है, उसका वैक्सीन वगैरह है, वो सरकार अपनी तरफ से देख रही होगी, जो भामाशाह हैं वो अपने पैसे से उसको खरीद रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है जिससे सरकार सबक ले, मैं मान के चलता हूँ शायद लेगी भी, कि किसी भी चीज़ की क्राइसिस को आने वाले समय से हम एंटिसिपेशन करना शुरू करें। हम ये ना सोच के बैठे कि नहीं सब अच्छा होगा। देखिए, सकारात्मक तो रहना चाहिए, मुद्दों के ऊपर सकारात्मकता तो होनी चाहिए, लेकिन बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, बुरे के लिए सदैव तैयार रहें कि इन केस अगर कुछ चीज़ें बुरी हुई, बेकाबू हुई, हमारे हाथ से बाहर हुई, तो ऐसी स्थिति में हमारी क्या तैयारी होगी।
तो एंटिसिपेशन ऑफ द क्राइसिस, इसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है, लोगों को समझना ज़रूरी है, सरकारों को समझना ज़रूरी है, नेताओं को समझना ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो नीति बना रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, उनको इस चीज़ों के ऊपर समझना बहुत ज़रूरी है। जी धन्यवाद। आखिरी सवाल नीलेश जी आपके लिए है, राज्य सरकार की ही मैं बात करना चाहूँगा। राज्य सरकार की एक योजना आई है जिसमें वो हर घर में एक स्मार्टफोन, महिला को हर एक स्मार्टफोन और 3 साल का इंटरनेट दिया जाएगा। तो मुझे ये बताइए, जो प्रधानमंत्री मोदी जी आजकल हर जगह पर जाकर कह रहे हैं कि रेवड़ियाँ बांटना, तो क्या ये रेवड़ी है? और इससे हमारी राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति पे कितना फ़र्क पड़ेगा, इस पे आप थोड़ा सा दृष्टि डालिए। देखिए अमित, यकीनन अगर आप मेरे से सवाल कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ये रेवड़ी है। अच्छा। उसकी वजह है, देखिए आज हमारे राज्य में, हमारे ज़िले में, हमारे इलाकों में शायद ही ऐसा कोई घर होगा जहाँ पर स्मार्टफ़ोन नहीं होगा। मैं ये अगर मतलब 100 में से मैं मान के चलता हूँ 99% हर घर में छोटा ही सही एक स्मार्टफ़ोन ज़रूर होगा। स्मार्टफ़ोन की जो रीच है वो काफ़ी हद तक निकल चुकी है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार एक योजना ला रही है जिसके अंदर अनुमानित 7 से 12 हज़ार करोड़ के बीच कुल उसका सरकार को ये खर्च होगा, और उसमें एक स्मार्टफ़ोन दिया जाएगा जिसके साथ 3 साल का मोबाइल इंटरनेट जो है फ्री होगा, फैसिलिटी महिलाओं के लिए। इस योजना पे कुल 7 से 12 हज़ार का खर्च आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखें, इसी राज्य सरकार का पावर जनरेटिंग कंपनीज़ और जो देश की सबसे बड़ी कोयला कंपनी कोल इंडिया, उसका काफ़ी भारी मात्रा में पैसा जो है वो पिछले कई लंबे वक्त से बकाया चल रहा है। और उसका ये नतीजा आ गया है कि पावर जनरेटिंग कंपनीज़ ने और जो नेशनल पावर पोर्टल में जहाँ से हम बिजली की खरीद फरोख्त करते हैं, वहाँ पर अब जो है राज्य सरकार के ऊपर सख्ती करना शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि राजस्थान सरकार ही वो सरकार है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है बिजली का जो बकाया है, जो कोल खरीदने का जो पैसा है, वो सबसे ज़्यादा बकाया इस वक्त राजस्थान का है। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो पावर जो मैनेजमेंट है, बिजली का जो मैनेजमेंट है, एनर्जी की जो हमारी नीड्स हैं, उसके जो मैनेज करने का जो एक्सचेकर है वो काफ़ी सारे डेट के अंदर है, काफ़ी सारा उसके ऊपर कर्जा है। और दूसरी तरफ सरकार जो है उस इतना भारी मात्रा में, मतलब आप समझिए 12 हज़ार करोड़ तक अगर ये पैसा इस पर खर्च होता है सिर्फ एक स्मार्टफोन देने के लिए। तो ऐसी स्थिति में हम देख सकते हैं जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि ये रेवड़ियाँ बांटी जा रही, तो यकीनन कुछ राज्यों में कुछ जगह तो बिल्कुल रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, उनको जो एडवाइस करने वाले हैं, उनको एक बार फिर से दिल पे हाथ रख के सोचना चाहिए कि अगर वो 12 हज़ार करोड़ रुपए ये स्मार्टफोन बांटने के लिए अगर खर्च कर रहे हैं, ये पैसा अगर वो किसी दूसरी जगह रोज़गार योजना में लगाते, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगाते। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने से रोज़गार बनते हैं, तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता है, बहुत सी चीज़ें होती। लेकिन अब ठीक है, ये चीज़ें राजनीति से जुड़ी हुई हैं, लेकिन यकीनन ये मेरे दृष्टि में तो बिल्कुल एक रेवड़ी है। तो आपने सुना नीलेश जी की ये सारी बातें कि उन्होंने बताया कि राज्य सरकार का और पाली शहर में क्या समस्या थी, उन पे हमने बातचीत की। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये शो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप इस लिंक को और ये जो वीडियो है इसको काफ़ी शेयर करें, एक दूसरे को पहुँचाएँ, ताकि समस्याओं का समाधान लोगों तक पहुँचे और उनके मन में जो सवाल है उनको उनका जवाब मिल जाए। दोस्तों, मैं भी ये भी जानना चाहूँगा कि अगर कोई सवाल आपके मन में है कि उस सवाल पे हम चर्चा करें, या फिर आप चाहते हैं कि उन्हें हम अपने शो पर बुलाकर उनसे बातचीत करें, तो अपने कमेंट में, हमारे नीचे जो कमेंट लिया है उस कमेंट में आप अपनी समस्या और जिनसे बात करना चाहते हैं, जिनसे हम सवाल उठाना चाहते हैं, किन्हें हम लेकर आएँ, वो दोनों आप इन कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और उसके साथ ही आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करिए। अमाई पाली में हम एक बार फिर से मिलेंगे अगले वीक आप सभी से। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।